हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के विषय में। दोस्तों ये टॉपिक आपकी रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 9 का टॉपिक है और नए जोड़े गए टॉपिक्स में से हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उन टॉपिक्स की जो आपके सिलेबस में नए जोड़े गए हैं। ये आपका राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक है। बाकी सारे टॉपिक अपने कर चुके हैं। इसमें से अगर कुछ बाकी है तो ये वाला एक टॉपिक आपका बाकी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि सारा सिलेबस पहले कर लें, फिर उसके बाद में अपने इसको देखेंगे। और राजस्थान और कला संस्कृति की क्लासेज आपकी रेगुलर चल ही रही है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के विषय में। हमें इसमें जो पढ़ना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है एक तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो भी व्यक्तित्व हमें मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनके विषय में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको कलाकार के रूप में देखेंगे। महिलाएं जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे और लास्ट में कुछ अन्य जो रह जाएंगे उनके विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से क्लासिफाइड करके अपने इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा बड़ा हो जाएगा टॉपिक, इसलिए हम इसे 2 भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखें सबसे पहले प्रमुख व्यक्तित्व जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हैं। तो यहाँ सबसे पहले नाम आता है पन्नाध्याय का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस नाम से हम बचपन से ही वाकिफ़ हैं। छोटी कक्षाओं में भी हमने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा था और आगे पढ़ाना भी छोटी कक्षाओं में ही है दोस्तों, इसीलिए हम वहाँ के चैप्टर को उठा रहे हैं। और दोस्तों मैंने ये जो व्यक्तित्व हैं उसकी एक पीडीएफ जो किताब की थी वो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दी है। वहाँ पर जा कर के आप उसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पन्नाध्याय की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कार्य किया था वो किया था उदय सिंह की रक्षा का। स्टोरी आपको थोड़ी बहुत तो ध्यान ही है दोस्तों कि उदय सिंह की दाई थी जिन्होंने देखिएगा अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह की रक्षा इनके द्वारा की गई थी दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड अपने चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहानियों के विषय में अपनी बात नहीं कर रहे हैं। जो जरूरी फैक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं उन्हीं की बात अपने कर रहे हैं। अन्यथा एक पन्नाध्याय की कहानी को भी आप 1 घंटे तक सुन सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम दूसरे नाम की बात करते हैं, वो है निहाल चंद। निहाल चंद कौन थे दोस्तों? एक चित्रकार थे और इनका जो संबंध है वो किशनगढ़ शैली के साथ में है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आप चित्रकला में पढ़ेंगे तो भी वहाँ पर ये आपको पढ़ने को मिलेगा। वैसे तो ये कोई व्यक्तित्व अलग चीज़ नहीं है। जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो सारे स्वतंत्रता सेनानी वो सारी चीज़ें वहाँ पर शामिल भी होती रहती हैं दोस्तों। तो किशनगढ़ चित्र शैली के ये कलाकार थे और चित्र शैली की जो पहचान दिलवाई थी, जो कि राजस्थान की मोनालिसा या भारत की मोनालिसा के रूप में आती है, जो बनी ठनी चित्र शैली है जो आपसे बहुत बार पूछी भी जाती है, वो इन्हीं की देन है दोस्तों। और इन्हीं चित्र के कारण ही किशनगढ़ शैली को पहचान मिली थी दोस्तों। तो ऐसे थे निहाल चंद। और निहाल चंद कौन थे, किसके दरबारी थे? तो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबारी ये माने जाते हैं। इन्होंने जो चित्र बनाया वो सावंत सिंह और उनके प्रेमिका बनी ठनी को जो है राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, जिसे हम भारत की मोनालिसा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं गौरीबाई की। गौरीबाई कौन थी दोस्तों? इनका जन्म हुआ डूंगरपुर में और इन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि बागड़ की मीरा हम किसे कहते हैं तो गौरीबाई को कहते हैं। और देखिए यहाँ पर डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1929 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। यहाँ से जो आपका प्रश्न बनता है वो ये एक ही है कि बागड़ की मीरा हम किसे कहते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। फिर हम बात करते हैं कवि दुर्सा आढ़ा की दोस्तों। दुर्सा आढ़ा कौन थे? ये पहली बात तो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। इन्होंने जो लिखा प्रताप और चंद्रसेन के देश प्रेम की भावनाओं का यशोगान जो है वो इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं विरुद्ध छत्री है, किरतार बावनी है, वीरम देव सोलंकी जीरा दोहा, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध देखिए रचनाएं हैं। तो दुर्सा आढ़ा का नाम आपको याद रखना है इन रचनाओं के लिए। विरुद्ध छत्री की किसकी है? दुर्सा आढ़ा की है। किरतार बावनी किसकी है? दुर्सा आढ़ा की है। और वीरम देव सोलंकी दोहा भी इन्हीं की है। ये एक बार के समकालीन थे। प्रताप और चंद्रसेन के बारे में इन्होंने लिखा है दोस्तों। इसके बाद में हम दोस्तों अगले जो व्यक्तित्व है उसकी बात करें तो वो हमारा आता है दुर्गादास राठौड़। इनका जन्म मारवाड़ में ही हुआ था। मारवाड़ के थे, सालवा गांव में
1638 को माना जाता है। इनके पिता का नाम था आस्करण और महाराजा जसवंत सिंह के ये मंत्री हुआ करते थे। इनको किस लिए जाना जाता है? दुर्गादास अजीत सिंह की रक्षा के लिए जाना जाता है और इनके नाम के आगे लगता है वीर दुर्गादास। दुर्गादास की मृत्यु जो है वो उज्जैन में होती है दोस्तों। तो अजीत सिंह की रक्षा के लिए ही इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और मारवाड़ का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका भी अभूतपूर्व रोल माना जाता है मारवाड़ के इतिहास के अंदर, शासन निर्माण के अंदर। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं दयालदास की। दयालदास जो है इनका जन्म 1798 में बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात। तो किसकी है ये दोस्तों? ये दयालदास की है। इसके बाद में दोस्तों अगले हमारे आते हैं श्यामल दास। ये नाम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ धोकलिया गांव बेलवाड़ा में हुआ था। ये मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद। हम इसे एक इतिहास ग्रंथ भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से आगे के इतिहासकारों ने यहाँ से काफ़ी मैटर उठाया है। तो वीर विनोद किसकी है? श्यामल दास की। यही हमारा सबसे अच्छा प्रश्न बनता है। और डीपली पूछे तो ये कहाँ के थे? भीलवाड़ा कम से कम इनका स्थान तो आपको याद करना पड़ेगा। मेवाड़ के महाराणा ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। कविराज की उपाधि किसने दी थी? मेवाड़ के महाराणा ने। और ब्रिटिश भारत सरकार ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगले आते हैं, इतिहासकार भी रहे हैं ये हमारे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म 1838 में रोहिड़ा गांव सिरोही में माना जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें महापोध्याय और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा मुख्यतः वो आता है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, जिसके लिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा जाने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगले जो आते हैं हमारे बीरबल सिंह। हमने जब प्रजामंडल और ये पढ़े थे तब हमने इनके विषय में बात की थी दोस्तों। राय सिंह नगर के थे और बीरबल सिंह जो है बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य हुआ करते थे। गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके नाम पर बीरबल चौक भी गंगानगर में बना हुआ है। फिर हम आते हैं विजयदान देथा के रूप में। एक साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। किसका? विजयदान देथा का। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, दुविधा जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है पहली, अलेखो हिटलर, और ये काफ़ी इनकी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। ये रूपायन संस्थान के सह संस्थापक भी माने जाते हैं। रूपायन संस्थान कहाँ है दोस्तों? बोरुंदा में है। इन्हें साहित्य अकादमी, पद्मश्री, राजस्थान रत्न जैसे अनेक पुरस्कारों की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार के कई पुरस्कार इन्हें मिले थे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं कन्हैया लाल सेठिया की। ये जाने जाते हैं धरती दोरारी और पातल और पिथल के लिए दोस्तों, जो हम साहित्य में भी देखेंगे। यहाँ व्यक्तित्व के रूप में भी हमने इसकी बात कर ली है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था सुजानगढ़ चूरू के अंदर। फिर हम बात करते हैं अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई कौन थी दोस्तों? ये एक मांड गायिका थी। पधारो हमारे देश वाले जो राजस्थान की पहचान है, जो आवाज़, वो हमें इन्हीं की सुनने को मिलती है। इनका जो जन्म हुआ था बीकानेर में हुआ था। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था दोस्तों। गौरी बाई, देखो ये गौरी देवी और गौरी बाई में कंफ्यूज मत होना, गौरी बाई है ये। गौरी बाई ये भी एक मांड गायिका है, जिनका जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ था दोस्तों। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह दोस्तों, ये नाम हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था जब हम उस क्लास में थे दोस्तों। तो यहाँ इनका जो जन्म हुआ 1918 को बेरी झुंझुनू में हुआ था। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के पहले परमवीर चक्र पाने वाले ये व्यक्ति थे, सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे दोस्तों। फिर आते हैं हम मेजर शैतान सिंह। इनका जो जन्म हुआ 1924 को हुआ, बाणासुर गांव फलोदी में हुआ था। इन्हें हम बाणासुर शहीद के नाम से भी जानते हैं। इन्हें भी मरणोपरांत देखिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था दोस्तों। इसके बाद में हम स्वामी केशवानंद की बात करते हैं। केशवानंद जी की अगर उपलब्धियों को देखना है तो आप हनुमानगढ़ के संगरिया में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको वहाँ पर इनके नाम से मिल जाएंगे दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ मंगलूना सीकर में हुआ था। इन्होंने अनेक प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करवाने का कार्य किया था दोस्तों। साथ ही साथ इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। किससे प्रभावित होकर के? गांधी जी से प्रभावित होकर के 1921 से 31 तक ये स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे थे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं पंडित झाबरमल के विषय में। इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं तो पंडित झाबरमल शर्मा को।
आचार्य तुलसी जैन जब हमने पढ़ा था तब भी हमने इनके विषय में बात की थी। इनका जन्म 1914 को नागौर के लाडनू में हुआ था और इन्होंने तेरापंथ संघ के आचार्य के रूप में काम किया था दोस्तों 22 वर्ष की आयु में। 1949 में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया, तो आचार्य तुलसी के द्वारा। इनका जो प्रसिद्ध कथन था, इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान है, तो ये इंसानियत पर बल दिया करते थे दोस्तों। फिर आते हैं हमारे कोमल कोठारी। कोमल कोठारी जो है इनका जन्म 1929 को होता है कपासन चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों जन्म वगैरह के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ हुआ इतना ही याद रह जाएगा तो काफ़ी है। और ये तनाव इसलिए नहीं लेना कि दोस्तों इतनी सारी डेट किसी को याद नहीं होती है और नहीं करने की आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन अगर आ भी जाए, जो कि आने की संभावना बहुत ही कम होती है, तो भी आप किसी न किसी प्रकार से निकाल लेंगे। इन्होंने 1960 में बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी दोस्तों। कौन से संस्थान की स्थापना की है? रूपायन संस्थान की। कहाँ की है? बोरुंदा जोधपुर में। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? कोमल कोठारी के द्वारा की गई है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत के विषय में। कृपाल सिंह शेखावत जो है वो ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, चित्रकारी के रूप में हम इसको जानते हैं। इनका जन्म सीकर में हुआ था। 1974 के अंदर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने का कार्य इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जगजीत सिंह की अगर हम बात करें, बहुत ही प्रसिद्ध गज़ल गायकी है वो। कागज़ की कश्ती वाला देखिए गज़ल आपने सुना होगा। तो ये जो है गंगानगर के थे। कहाँ के थे? गंगानगर के प्रसिद्ध गज़ल गायक माने जाते हैं। डॉक्टर पीके सेठी, हम इसे आगे भी पढ़ने वाले हैं। जयपुर फुट के जनक इनको मानते हैं, यानी कृत्रिम पैर जो अपने देखते हैं वो इन्हीं की देन मानी जाती है दोस्तों। तो ये कुछ एक व्यक्तित्व थे जो हमने राजस्थान की जो किताब है वहाँ से लिए थे। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख वैज्ञानिकों के विषय में। जो इतर है इनसे उनकी बात अपनी कर रहे हैं, जो हमें जानने जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले आते हैं हम ब्रह्मगुप्त के ऊपर। तो ब्रह्मगुप्त का जो जन्म है वो जालोर में हुआ था दोस्तों, भीनमाल में। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 598 ईस्वी में, याद करने के लिए नहीं कब हुआ था, एक अंदाजा, एक फीचर आपके दिमाग में बैठ जाए इसलिए बता रहा हूँ। 598 ईस्वी में इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। ये क्या थे? तो ये एक गणितज्ञ भी थे और एक ज्योतिष शास्त्री भी थे दोस्तों। यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ब्रह्मगुप्त थे, गणितज्ञ थे, ज्योतिष, एक व दो, देखिए दोनों थे, तो ये दोनों ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य, ये दो आते हैं दोस्तों। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है इसमें गणित और बीज गणित जो है वो उल्लेखनीय है, और खंड खाद्य जो है वो पंचांग की जानकारी देता है कि पंचांग कैसे बनाया जाए उसके बारे में बताया जाता है। इनका जो मुख्य योगदान है वो अपने बीज गणित के रूप में मान करके चलते हैं। किसके रूप में? बीज गणित के अंदर इन्होंने विशेषता कार्य किया था। इन्होंने वर्गीकरण की विधि दी और शून्य के क्षेत्र में काम किया था दोस्तों। जो है गणित में इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो मानी जाती है वर्ग समीकरण का हल। इसका हल दोस्तों, वर्ग समीकरण का हल जो है वो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है दोस्तों। इनके अलावा देखिएगा ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ये साबित कर दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है दोस्तों, तो ये भी हमारे लिए जानना आवश्यकता था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक और याद रखना है, इन्हें एक और नाम दिया जाता है गणक चक्र चूड़ामणि भी इन्हें कहा जाता है। गणक चक्र चूड़ामणि भी कहा जाता है दोस्तों। और ये कहा किसने था? भास्कराचार्य ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? भास्कराचार्य ने। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं कपिल मुनि के संबंध में, तो सभी जानते भी होंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अजमेर में। कहाँ हुआ दोस्तों? अजमेर में ये जन्मे थे। फिक्स तो नहीं ध्यान, लेकिन 8वीं या 9वीं शताब्दी के अंदर हम इसको मान के चलते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता, या हम कहें सांख्य शास्त्र जो ग्रंथ है वो इनके द्वारा लिखा गया था दोस्तों। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम हम ऐसा कह सकते हैं कि अणु और परमाणुओं का गहन अध्ययन करने का कार्य भी किया था। इसके बाद में आगे आते हैं हम प्रताप चंद्र जैन की तरफ। प्रताप चंद्र जैन जो है इनका जन्म हुआ था जालोर में। ज़्यादा पुराने नहीं हैं दोस्तों, 1940 में इनका जन्म हुआ था।
और ये देखिएगा दोस्तों, ये एक इंजीनियर थे, यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने अपना काम किया था और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में राजस्थान भूजल विभाग का ये चयन करते हैं अपने कार्य क्षेत्र के रूप में। तो बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए नलकूपों के कार्य प्रणाली में सुधार के लिए इन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं राम नारायण अग्रवाल के विषय में। ये जयपुर के थे। ये देखिए लंबी दूरी के जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं जैसे कि अग्नि है, उन प्रणालियों की रूपरेखा, विकास और प्रक्षेपण की जांच के लिए ये कार्य करते हैं दोस्तों। अभी ये अग्नि प्रक्षेपास्त्र जो है उसके तकनीकी प्रदर्शक के रूप में कार्य कर रही हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं अरुण बोरदिया की। किसकी बात कर रही हैं? अरुण बोरदिया की, जिनका जन्म जो हुआ जयपुर में हुआ था दोस्तों। इन्होंने स्वदेशी औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में काम किया था। किसमें काम किया था दोस्तों? किस क्षेत्र में? औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में इनके द्वारा कार्य किया गया था, और वो भी कौन सी? स्वदेशी। ये आपको याद रखना है विशेषतः। इसके अलावा देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा क्षेत्र के भी उनके एकीकरण, यानी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक जो है उसके एकीकरण के रूप में इनका योगदान माना जाता है। इन्होंने ऐसा मानिएगा लहसुन और प्याज के रक्त संबंधी जो फायदे हैं वो इनके द्वारा बताए गए हैं, और रक्त से संबंधित कार्य इन्होंने किए थे, जैसे रक्त का थक्का जमाने वाले प्रभाव, बीमाणु प्रतिरोधी प्रभाव, हृदय रोग की संक्रामकता, गोंद गुगल के गुणों को बतलाने वाले ये प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की, जिनका जन्म हुआ था जयपुर में 1906 में। इन्होंने जो अध्ययन किया था तारों की बनावट का, इनमें न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं उस बनने की प्रक्रिया का अध्ययन किया था दोस्तों। और ये पहले वैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से बताया कि ताप के बिना परमाणुओं को विघटित करने के लिए केवल दबाव ही पर्याप्त होता है, मात्र दबाव से ही ये कार्य हो जाता है। ताराभौतिकी के क्षेत्र के अंदर आयुध आविष्कार करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे दोस्तों। इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है 1962 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड और बाद में पद्म विभूषण भी मिला था दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं प्रवीण कुमार मेहता के विषय में। ये उदयपुर के थे, 1962 में इनका जन्म होता है। वर्तमान में ये अग्नि प्रक्षेपास्त्र पर कार्य कर रही हैं, उसके डिजाइन पर, उसका विकास, प्रशिक्षण है, ट्रायल्स हैं, उसको लेकर के ये काम कर रही हैं दोस्तों। इसके बाद में जो हमारे रह जाते हैं वो है डॉक्टर पीके सेठी। पीके सेठी की हमने बात की थी कि इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। पीछे भी हमने राजस्थान बोर्ड वाले पढ़े थे तब भी की थी। इन्होंने कृत्रिम पैर का आविष्कार किया था दोस्तों, जिसे जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जयपुर फुट के नाम से जानते हैं दोस्तों। इन्होंने SMS जो है जयपुर का, वहाँ पर भी काम किया था। 1954 के अंतर्गत ये वहाँ पर कार्य किया करते थे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख कलाकारों के विषय में। जो कलाकार हैं कला के क्षेत्र में कौन सी कला से संबंधित है इतना ही हमें जानना काफ़ी है। सदीक खां की बात करते हैं। सदीक का नहीं है दोस्तों, ये सदीक है। ये बाड़मेर से थे और खड़ताल वादक ये माने जाते हैं दोस्तों। किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये खड़ताल नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद में आते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन थे? ये एक प्रसिद्ध सितार वादक थे दोस्तों। इन्होंने एक नई राग गोरिमा का भी सृजन किया था, और एक नई मोहन वीणा, एक नया वाद्य यंत्र है ये, जिसका आविष्कार इनके द्वारा किया गया माना जाता है। 14 तारों से ये बना हुआ होता है मोहन वीणा। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है मोहन वीणा किसकी देन है, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट की। फिर आते हैं हमारे हिसामुद्दीन उस्ता। ऊंट की खाल पर जो कलाकारी होती है, स्वर्णिम मीनाकारी या जिस भी प्रकार की कलाकृति की जाएगी दोस्तों, वो सारी उस्ता से आती हैं। अगर आपसे पूछा जाए उस्ता कला कहाँ की है, तो बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है दोस्तों। हिसामुद्दीन उस्ता जो हैं वो इसके लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं दोस्तों। इन्हें भी पद्मश्री मिल चुका है दोस्तों। इसके बाद में आते हैं हमारे मातूराम वर्मा, जो पिलानी के हैं, प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार माने जाते हैं। जहूर खां मेवाते बपंग जो वाद्य यंत्र होता है उसके कलाकार हैं। देवकी नंदन शर्मा जो है भित्ति और पशु पक्षी चित्रण से संबंधित ये विशेषता माने जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं, ये प्रसिद्ध है मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट इस नाम से इन्हें
जाना जाता है। किसकी बात करें? अपने देवकीनंदन शर्मा की बात कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों पंडित पुरुषोत्तम पखावज, ये जो हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? पखावज वादक के लिए जाने जाते हैं। मृदंग की तरह ही होता है पखावज, तो पखावज के ये एक प्रकार से पर्यायवाची ही माने जाते हैं, इतना अच्छा ये बजाया करते थे दोस्तों। इसके बाद में आते हैं उदय शंकर। उदय शंकर कौन थे दोस्तों? उदय शंकर का जन्म भी देखिए उदयपुर में ही हुआ था, नाम में ही है इनका जन्म उदय यानी उदयपुर में दोस्तों। और ये जो हैं उदय शंकर जो हैं वो विशेषतः भारतीय बैले के जनक माने जाते हैं। बैले क्या है? एक प्रकार की नृत्य की शैली है दोस्तों, डांस आर्ट है जिसके लिए ये जाने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने देखिएगा राधा कृष्ण और हिंदू मैरिज नामक 2 नृत्य नाटिकाओं की रचना भी इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। कौन कौन सी हमने बात की थी? एक तो है राधा कृष्ण और एक है हिंदू मैरिज। ये 2 नाट्य रचनाएं हैं जो इनके द्वारा की गई थी। इन 2 नाटिकाओं की रचना इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। इसके बाद में आते हैं हमारे पास में पेप्पे खां। पेप्पे खां कौन थे? सुरनाई वादक और कमायचा वादक रूप में जाने जाते हैं। ये मांगणियार जाति के कलाकार हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं ज्योति स्वरूप शर्मा। ज्योति स्वरूप जो शर्मा थे वो जोधपुर के हैं। ये भी ऊंट की खाल पर चित्रांकन से संबंधित है दोस्तों, कुशल कारीगर माने जाते हैं। इन्होंने कैलीग्राफी भी की है, अरेबिक कैलीग्राफी के लिए ये जाने जाते हैं। कैलीग्राफी यानी कि जो हस्तकला, हस्तलेखन की जो कला होते हैं उसके लिए अपने जानते हैं। फिर हम मानते हैं जानकीलाल भांड। भांड आपने देखे होंगे जो रूप बदल करके घूमते रहते हैं, भीलवाड़ा के निवासी थे, बहरूपिया कला के लिए जाने जाते हैं। श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी कौन थे? फड़ कलाकार हैं दोस्तों, फड़। श्रीलाल जोशी जो हैं वो फड़ के लिए जाने जाते हैं। भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने देवनारायण जी की गाथा पर आधारित एक जो है फड़ लिखी थी दोस्तों। और फड़ जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध रही थी, जिसमें चित्रों के रूप में जो है किसी देवता या किसी का वर्णन किया जाता है। कैलाश जोगटिया। कैलाश जोगटिया कौन थे? किस आर्ट से संबंधित है? तो क्लॉथ आर्ट से ये जुड़े हुए माने जाते हैं। ये भी भीलवाड़ा के निवासी हैं। क्लॉथ कहाँ के हैं दोस्तों? भीलवाड़ा के हैं, तो ये भी भीलवाड़ा के निवासी हैं। शांतिलाल जोशी, ये भी फड़ कला से संबंधित है दोस्तों। इन्होंने पौराणिक गाथाओं, लोक देवी देवताओं और राजस्थान राजा जो हैं उनके शौर्य गाथाओं को चित्रित करने का कार्य किया था दोस्तों। और ये कहते थे फड़ जो है इसका सही नाम होता है पढ़। पढ़ यानी पढ़ना से बना हुआ है, और पढ़ से फिर पढ़ बना, और पढ़ से फिर क्या हो गया? फड़ हो गया। पढ़ से हुआ पढ़ और पढ़ से हो गया फड़। इस प्रकार से ये नाम परिवर्तित, क्योंकि उसमें चित्रों को पढ़ा जाता है दोस्तों। शाकिर अली। शाकिर अली जो है वो मुगल मिनिएचर के कलाकार माने जाते हैं दोस्तों। ये जयपुर के हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं P.N. चोइल के संबंध में। ये फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट के नाम से जाने जाते हैं। 2012 में इनका निधन हो गया, चित्रकार हैं। फिर आते हैं मेहंदी हसन। मेहंदी हसन झुंझुनू के हैं। शहंशाही गज़ल अपने इनको कहते हैं दोस्तों। और इनकी गज़ल गायिका के लिए इन्हें जो है खुदा की आवाज़ कहा जाता है, इतनी अच्छी इनकी आवाज़ थी। सुन लीजिएगा, यूट्यूब पर आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है। फिर आते हैं संगीत सम्राट अलादिया खां। ये कहाँ से थे दोस्तों? जयपुर से थे। अलादिया खां जयपुर से थे। और ये एक प्रकार से ख्याल गायकी के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं दोस्तों। ध्रुपद शैली पर ही बनी हुई पर ही जो है सदी हुई शैली जो है ख्याल गायकी, इसको इन्होंने अपनाया था दोस्तों। टांक अशोक शिवानी जो है वो ईंटों के ब्यूटिशियन यानी ऊँटों को जो है सजाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। आगे आती है हमारी जो प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व है राजस्थान की, उनके विषय में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो सबसे पहले हमारे सामने आती है वो है हाड़ी रानी। हाड़ी रानी के नाम से सभी वाकिफ हैं। यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये इनका वास्तविक नाम था सहल कंवर। सहल कंवर के नाम से जाना जाता है। बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की ये पुत्री थी। और उनका जो विवाह हुआ था वो सलुम्बर के चौड़ावत सरदार राव रतन सिंह के साथ में हुआ था। और रतन सिंह को जब महाराजा राज सिंह ये कहते हैं कि औरंगजेब के साथ में युद्ध करना है, उस समय बुलाते हैं, तो ये रण क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि अभी अभी उनका विवाह हुआ था दोस्तों। और रानी को देख करके इनका मन जो है वो कमज़ोर होने लगा था। तो इसलिए रानी जो क्या करते हैं, अपने पति के मन की कमजोरी को दूर करने के लिए जब ये निशानी मांगते हैं तो अपना ही सिर जो है काट करके निशानी के रूप में भेज देती हैं दोस्तों। तो एक प्रकार से
काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मेघराज मुकुल ने इसके लिए एक कविता भी लिखी थी जो सेनानी नाम से जानी जाती है दोस्तों। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शस्त्राणी, ये इस नाम से ये कविता जानी जाती हैं और इनके नाम पर हाड़ी रानी महिला बटालियन का गठन भी किया गया था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं गोराधाय के रूप में, जिसमें जैसे हम पन्नाधाय को पढ़ते हैं मेवाड़ के अंदर, वैसे ही हम गोराधाय को मारवाड़ के रूप में जानते हैं दोस्तों। मेहतरानी का वेश धारण करके गोपनीय रूप से ये क्या करती हैं, हवेली के पालने में कुंवर अजीत सिंह को तो उठा लेती हैं और अपने पुत्र को सुला देती हैं। इस प्रकार से अजीत सिंह के समवयस्क जो अपने पुत्र का है ये बलिदान करती है दोस्तों। और इसके बाद में अजीत को जो है वो कालबेलिया बने मुकुंद दास को सौंप देती हैं। इस प्रकार से उनका जीवन बचाते हैं। अजीत सिंह भी मारवाड़ की स्वतंत्रता के आधार थे दोस्तों। तो ये भी मरुधरा के जननी देखिए मानी जाती है। गोराधाय जो है काफ़ी प्रसिद्ध रही थी। इसके बाद में हम बात करते हैं गुलाब राय के विषय में। गुलाब राय कौन थे? वो जोधपुर के महाराजा विनय सिंह के पासवान थे, जिन्हें जोधपुर के नूरजहां कहा जाता है और ये नाम इन्हें नूरजहां देने वाले थे श्यामल दास। रमाबाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मेवाड़ के राणा कुंभा की बेटी थी। ये भी संगीत शास्त्र के बहुत अच्छी ज्ञाता हुआ करती थी दोस्तों। रमाबाई कौन थी? संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। इन्हें रागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह जूनागढ़ के महाराजा से हुआ था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगले की अपनी बात करें तो वो है प्रेमल दे। प्रेमल दे कौन थी? तो डूंगरपुर के महारावल आस्करण की ये रानी थी। डूंगरपुर में इन्होंने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। रानी नातावन जी ये कहाँ की है? बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी थी, जिसने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मांगी बाई। मांगी बाई कौन है दोस्तों? तेरह ताली नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है दोस्तों। मांगी बाई की जो शादी हुई थी वो पाली के पादरला गांव में हुई थी। कहाँ हुई थी? पादरला गांव में हुई थी दोस्तों। और चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था। नृत्य कला में ये बचपन से ही प्रवीण थी। पादरगला गांव किस लिए जाना जाता है? ये 13 ताली की जन्मस्थली है दोस्तों। 13 ताली की जन्मस्थली अगर हम कहें तो वो कौन सी होगी? वो होगा पादरला गांव। ये बात आपको विशेषता याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं श्रीमती अरुणा राय के विषय में। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाली ये राज्य की प्रथम महिला है जिसे हम स्वीकार करते हैं दोस्तों। इन्होंने जो काम किया था सूचना के अधिकार को पाने के लिए काम किया था, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था दोस्तों। सूचना के अधिकार के लिए इन्हें जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं कालीबाई की। कालीबाई कौन थी? एक भील बालिका थी 13 वर्ष की, जो डूंगरपुर के रास्तापाल कांड भी हमने देखा था, रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है, कि पाठशाला में अपने अध्यापक सेंगाबाई को मुक्त कराने का प्रयास करती हैं और उसी चक्कर में जो है इन्हें गोली मार दी जाती है और ये भी शहीद हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर गैब सागर के किनारे जो है पास में ही इनकी मूर्ति भी बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एक थी हमारी हस्तियां जो राजस्थान से संबंधित थी। बची हुई हस्तियों के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में अपनी अगली क्लास में बात करेंगे दोस्तों। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।